मौत का उनको डर न था, सीने में जोश जोशीला था, परवाह नहीं थी अपने प्राणों की, बसंती रंग का चोला था। इनकलाब का नारा लिए विदा लेने की ठानी थी, लटक गए फांसी पर किंतु मुख से उफ तक ना निकाली थी। सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम अपना नया पाठ लिटरेचर में शुरू करेंगे और पाठ रहेगा आपका 14 भगत सिंह के पत्र। ठीक है, तो बच्चों भगत सिंह एक ऐसे महान व्यक्ति थे, ठीक है ना, जो हमें पल पल, जिनका जीवन हमें पल पल प्रेरणा देता है। ठीक है, कैसे प्रेरणा देता है बच्चों? जब वो सिर्फ महज 12 साल के थे तब उनके पिता ने उनसे पूछा कि भगत सिंह बेटा क्या कर रहे हो, क्योंकि वो मिट्टी में कुछ बो रहे थे, है ना। अब जब वो मिट्टी में कुछ बो रहे थे, उनके पिता ने जब पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो आप, तब उन्होंने कहा कि पिताजी मैं क्रांतिकारी बन रहा हूँ, मैं मिट्टी में पिस्तौल बो रहा हूँ, जिससे इतनी पिस्तौलें उगे कि अंग्रेजों से उनकी गोलियां गिनी भी ना जा सकें। ठीक है, तो बच्चों सोचो, उस 12 साल के बच्चे ने तभी डिसाइड कर लिया, तभी निश्चय कर लिया कि उसको भविष्य में करना क्या है। वो पढ़े थे, लिखे थे, ठीक है, उन्होंने तरह तरह के राइटर्स की किताबें पढ़ी थी। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ देशी राइटरों को उन्होंने पढ़ा था, देश के लेखकों को पढ़ा था, उन्होंने विदेशी लेखकों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक, उनका पूरा जीवन, उनके जीवन की प्रत्येक घड़ी को हमें, प्रत्येक पल को उन्हें हमें मोटिवेट करता है, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सबसे पहली चीज़ कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमारे विचार एकदम साफ होने चाहिए किसी भी लक्ष्य को लेकर के। ठीक है, तो उन्होंने 12 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि उन्हें करना क्या है, उन्हें एक वीर बनना है, उन्हें अपनी भारत को आज़ाद कराना है हर हालत में। ठीक है, हाँ, तो बच्चों एक चीज़ और कहना चाह रही थी कि कोई भी महान व्यक्ति 2 बार मरता है। वो कैसे? एक तो अपनी मौत, शहीद हुआ है वो, ठीक है ना, दूसरा तब जब हम लोग उनसे सीखना बंद कर देते हैं, हम उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। तो इस तरह से किसी भी महान व्यक्ति की 2 बार मौत होती है। और बच्चों आज ही हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भगत सिंह के जीवन से कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि हम सभी बुद्धिमान हैं और हम अपने शहीदों को ऐसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होने दे सकते। ठीक है, एक मृत्यु जो उनकी निश्चित थी, दूसरी मृत्यु हम नहीं होने देंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, मरते समय जो शब्द उन्होंने कहे थे, मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। ठीक है, और उन्होंने अंतिम समय में अपनी माँ के लिए भी कहा था कि तू रो मत माँ, तू ना रो माँ, मैं हूँ तेरा भगत सिंह, तेरा लाडला। ठीक है, मैं तेरी सेवा ना कर सका तो क्या, मैं भारत माँ की सेवा के लिए शहीद होने जा रहा हूँ। ठीक है, और जब वो फांसी पर चढ़े थे तो उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। ठीक है, और उनका कहना ये था कि मुझे फांसी की जगह गोली मार दो किसी चौराहे पर, क्योंकि फांसी जो है वो शहीदों की शान होती है। लेकिन वही अंग्रेजों को तो उन्हें ऐसा अपराधी ठहराना था। ठीक है ना, तो अपराधी ठहराते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। चलिए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। हाँ, सभी लोग अपनी किताब निकालेंगे। पाठ 14 भगत सिंह के पत्र। क्लास, क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई।
सजा सुनकर उन्होंने अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त और अन्य बंदी साथियों को पत्र लिखे। ठीक है, क्या क्या पत्र लिखे थे बच्चों वो हम देखते हैं। सभी लोग रीड करेंगे। नवंबर 1930। प्रिय भाई बटुकेश्वर दत्त, मुझे सजा दी गई है और फांसी का आदेश हुआ है। मुझे जहां कैद करके रखा गया है उन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह से फांसी से बच जाएं, लेकिन उनमें से शायद मैं अकेला आदमी हूँ जो फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा है। अधीरता मतलब बेचैनी से। मैं प्रसन्नता पूर्वक फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए किस वीरता से बलिदान दे सकते हैं। मुझे फांसी की सजा मिली है और तुम्हें आजीवन कारावास। आजीवन कारावास समझते हो बच्चों? हाँ, पूरी जिंदगी के लिए जेल में कैद कर देना। तुम जीवित रहोगे और जीवित रहकर तुम्हें दुनिया को यह दिखा देना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर हर तरह की यातनाओं को सहन भी कर सकते हैं। अब क्लास यातनाएं क्या? जो दुख तकलीफें उनको दी जाती हैं, क्योंकि बच्चों अपराध मतलब दंड देने का मतलब ही क्या होता है? जेल में डाल देना किसी भी अपराधी को। ठीक है, अब वहाँ पर उन्हें तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मृत्यु सांसारिक परेशानियों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, सांसारिक मतलब जो इस संसार से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हंसना, रोना, हमारी भावनाएं, तो ये कह रहे हैं इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें मेरी मृत्यु में बाधक नहीं बननी चाहिए। हाँ, अगर मैं डर गया कि हाँ मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ तो सारी दुनिया मुझ पर गर्व नहीं करेगी, बच्चे मुझसे मोटिवेट कैसे होंगे, है ना? उनका ऐसा मानना था। हाँ, तो छुटकारा पाने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी, संयोगवश मतलब भाग्यवश भी कह सकते हो आप, तो फांसी के फंदे से बच गए हैं, उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह सिखा देना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेल की अंधेरी कोठरियों में घुट घुट कर हर दर्जे के अत्याचारों को सहन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो क्रांतिकारी है वो सिर्फ लड़ भिड़ सकता है, वो मृत्यु को प्राप्त भी कर सकता है। ठीक है, खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त भी कर सकता है और खुशी खुशी हर तरह की यातना भी सह सकता है। तो ऐसा ये भगत सिंह अपने पत्र के माध्यम से अपने मित्र बटुकेश्वर को बता रहे हैं। ठीक है, कि तुम्हें भी डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें और मुझे हम दोनों मिलकर समाज को दिखा देंगे कि अगर कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी शहीद फांसी को भी प्राप्त कर सकता है तो वो हर तरह की यातना को सहकर भी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकता है। तुम्हारा भगत सिंह। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा पहला पत्र समाप्त होता है। अब बच्चों अगला पत्र देखते हैं। हाँ, अब पहला पत्र इन्होंने कब लिखा था? बिल्कुल सही, नवंबर 1930 में इन्होंने पहला पत्र लिखा था। अब बच्चों ये जो दूसरा पत्र लिख रहे हैं ये कब लिखा है इन्होंने? 9 मार्च 1931। हाँ, अब ये यहाँ पर पहला पत्र इन्होंने अपने मित्र को लिखा था, प्रिय मित्र बटुकेश्वर को लिखा था, और दूसरा पत्र ये अपने सभी साथियों को लिख रहे हैं। हाँ, तो साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी है, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। और ये सत्य है बच्चों, आज़ाद वो क्यों होना चाहते थे?
ताकि वो सभी को आज़ाद होते हुए देख सकें। ठीक है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं मृत्यु को प्राप्त, और ये सच बात है बच्चों कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, जीने की इच्छा मुझ में भी है। अब मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जीवित रह सकता हूँ कि मैं बंदी बनकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। बच्चों ये बात सत्य है। जब इनके माँ बाप, जब ये 16 साल के थे, ठीक है, तब इनके माँ बापों ने इनसे शादी का आग्रह किया। सभी माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, है ना, और उनकी घर गृहस्थी बन जाए। तो इन्होंने उस बात का विरोध करते हुए, है ना, पिताजी को तो इन्होंने जैसे तैसे समझा लिया, लेकिन अब बात जब माँ की आती है तो माँ तो भाई माँ होती है, वो अपने बच्चों से सारी बातें मनवाती है। ठीक है ना। अब ये माँ का सामना नहीं कर पाए तो उस डर से ये कानपुर भाग गए। ठीक है। और इनका मानना ये था कि शादी मैं तभी करूँगा जब आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक बनूंगा, उससे पहले मैं शादी नहीं करूँगा। और यदि मेरी शादी होती भी है तो मेरी दुल्हन जो होगी वो मेरी मृत्यु होगी, ना कि कोई भी लड़की। ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने शादी भी नहीं की और ये अपनी माँ को नहीं समझा पाए तो ये कानपुर भाग आए। हाँ, तो पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांतिकारी का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं कदापि नहीं हो सकता। क्यों? अगर मैं जीवित रहूंगा तो इस संसार के किसी न किसी बंधन से जुड़ जाऊंगा, और जब किसी व्यक्ति किसी भी बंधन से जुड़ा हुआ होता है तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। कि भाई मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो जिसकी वजह से जो वो अपने देश के लिए कार्य करना चाहते थे शायद वो ना कर पाते। शायद अगर वो शादी कर लेते तो ये सोच करके पीछे हट जाते कि मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ों से शायद वो डर जाते और अपने कदम वापस खींच लेते। ठीक है ना। तो वो यही बात बताना चाह रहे हैं कि मैं बंदी बनकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं कदापि नहीं हो सकता। आज मेरी दुर्बलताएं लोगों के सामने नहीं हैं। दुर्बलताएं क्या बच्चों? कमजोरियां, है ना। तो लोगों के सामने नहीं हैं। अगर फांसी से बच गया तो वो प्रकट हो जाएंगी। अब बच्चों ऐसा तो नहीं है कि कमजोरी हर व्यक्ति के अंदर होती है, हर किसी की कमजोरी होती है। ठीक है। कोई छिपा जाता है और कोई छिपाई से नहीं छिपा पाता। ठीक है। ये अपने अपने स्टेमिना की बात होती है कि आप अपनी कमजोरियां किस तरह से छिपा पाते हैं। हाँ, तो प्रकट हो जाएंगे और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा, है ना। जो मुझे इस समय सब लोग क्रांतिकारी मानते हैं, इस समय बहुत महान समझते हैं, शायद ये सब चीज़ें कम पड़ जाएं और शायद लोग मुझे महान मानना कम कर दें और ये सोच लें कि भाई ये तो बहुत कमज़ोर आदमी है, पीछे हट गया अपने लक्ष्य से। ठीक है। हाँ, यह संभवतः मिट जाएगा, लेकिन साहसपूर्ण ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की कामना किया करेंगी, है ना। अगर मैं हंसते हंसते मेरा जो लक्ष्य है उसे पूरा करते हुए अगर मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ तो हिंदुस्तानी माताएं जो हैं वो यही इच्छा रखेंगी कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे भगत सिंह जैसे बने। ठीक है ना। अब वो यही कह रहे हैं अगर मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और मैंने साधारण जीवन यापन करना शुरू कर दिया तो सब मुझे साहसी की जगह कमज़ोर समझ बैठेंगे और सारी माताएं ऐसी कामना भी नहीं करेंगी कि भगत सिंह जैसे बनो, भगत सिंह जैसे साहसी बनो, भगत सिंह जैसे दृढ़ निश्चयी बनो। ठीक है। आगे ये कह रहे हैं
करेंगी और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या समस्त शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक अन्य विचार भी मेरे मन में आ जाता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की कामनाएं मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा ना कर सका। ठीक है, हालांकि जब इन्हें मृत्यु का आदेश हो गया था तो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये उतना सब नहीं कर पाए जितना ये करना चाहते थे। वही कह रहे हैं कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की कामनाएं मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जीवित रह सका तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी कामना पूरी कर लेता। कामना मतलब इच्छा। इसके सिवा मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व हो रहा है। अब तो बड़ी व्याकुलता से अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा है। अब अंतिम परीक्षा क्या है बच्चों? फांसी पर चढ़ना। ठीक है ना, कि अंतिम समय में मैं कब डगमगा ना जाऊं या मेरे चेहरे पर कोई शिकन ना देख ले कि इसको मृत्यु से डर लग रहा है। ठीक है ना, तो तब तक मुझे साहस और चाहिए। बच्चों, आपको पता है जब इनको फांसी हो रही थी, अंतिम समय में भी ये लिटरेचर पढ़ करके, ठीक है, जो इन्होंने अपने नोट्स बनाते थे, इन्होंने सभी को पढ़ा तो है ही है, सभी का हिंदुस्तानी और विदेशी साहित्य पढ़ा है इन्होंने। वो वहाँ से नोट्स बनाते थे कि क्या क्या चीज़ें मेरे काम की हैं, ठीक है, क्या क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में करना है। क्रांतिकारियों के बड़े बड़े उपन्यास ग्रंथ पढ़ते थे, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीचेस पढ़ते थे। तो उन सभी से कहीं ना कहीं अब बच्चों, हाँ, एक बात मैंने और बोली थी कि 12 साल की उम्र में इन्होंने पिस्तौल जमीन में ये बो रहे थे ताकि जिससे एक बड़ा पेड़ हो सके, है ना। अब महज 12 साल की अवस्था में तो इन्होंने विदेशी साहित्य को नहीं पढ़ा होगा, बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ी होंगी। हाँ, इन्होंने क्या पढ़ा? दशमेश गुरु को पढ़ा होगा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो उनकी किताबें तो ऑब्वियसली पढ़ी होंगी इन्होंने। तो ये वहीं से ही मोटिवेट हुए थे, वहीं से ही इनके जो हृदय में देश प्रेम की जो लौ जागी थी वो वहीं से ही जागी थी और वहीं से ही ये क्रांतिकारी बचपन से ही बन गए थे। बचपन से ही इन्होंने अपने विचार सटीक रखे और एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया। तो बच्चों, हमें भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। हाँ, ये प्रण आपको स्वयं से करना पड़ेगा कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर जाना है जिससे हम और हमारे माता पिता गर्व से अपना सिर उठा सकें। ठीक है, तो बच्चों अंत में फिर पढ़ते हैं, क्या है ये? व्याकुलता से अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा है। कामना है कि यह अवसर शीघ्रता से आए। आपका साथी भगत सिंह। ठीक है बच्चों, ये सरदार भी थे, इसीलिए इनका नाम सरदार भगत सिंह है। हाँ, तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई डाउट होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम इसको अपनी कक्षा में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, कल तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।